सत्संग का अभी मीट अभी चल रहा है। अभी 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 मिल गया, अभी मिल गया, हो अभी गई मिल जी, हो एंजू गई, हो मुंडाई गई। का सत्संग का मीट चल रहा है। गया। चलो, हो गई जी। तो अभी हम शुरू करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो जो आज का है हमारा लेक्चर, वो ऋतुचर्या के ऊपर है। तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या का अर्थ बदलते मौसम के अनुसार आहार, मतलब खान पान, और विहार, जीवन शैली का बदलाव करना है। यानी एक ही ऐसा देश है दुनिया भर में जहां पर 6 ऋतुएं होती हैं, नहीं तो नॉर्मली 4 होती हैं। और हमारे एरिया में जहां से आप सब बिलोंग करते हैं, आप लोगों के ऊपर ये ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सारी जो ऋतुचर्या है ये हमारे मैदानी इलाके के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस पीरियड में शरीर के 3 दोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित रखकर बीमारियों से बचाने और स्वास्थ्य बनाए रखने की एक प्राचीन प्रक्रिया है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत शामिल हैं। अब जो आयुर्वेद है वो शिशिर ऋतु से अपना वर्ष शुरू करता है। और जो वैदिक है, अगर आपको याद होगा, वो शरद ऋतु से करता है। क्योंकि जितने भी आप, अगर आप वैदिक वो देखेंगे ना, जीवेम शरदय शतम, शृणुआम शरदय शतम, पर्ब्रवाम शरदय शतम, दीनास्याम शरदय शतम, भुवश्च शरदय शतात। तो आप 100 शरद ऋतुएं जो, आप 100 शरद ऋतुओं तक सुनो। तो वैदिक में ये शरद माना जाता है। और ऐसे ही हमारे जो विक्रम संवत है, उसमें हम चैत्र को लेते हैं, चैत्र वैशाख को महीने को लेते हैं साल का शुरू। तो ऐसे सबका अलग अलग समय है। लेकिन जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शिशिर ऋतु से ही साल का शुरू माना हुआ है। तो इसमें क्या आते हैं? शिशिर आती है, बसंत आता है, ग्रीष्म आती है, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं आती हैं। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा फिर पहले भाषण से रिपीट करने लगा हूं कि हमारे आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य आयु का प्रमाण बढ़ाना है। उसको व्यय स्थापन कर कहते हैं, कि आपकी आयु दीर्घ हो। तो पहला फंक्शन ये है आयुर्वेद का। और दूसरा ये है कि आपको कोई रोग ना हो, ताकि आप सुखपूर्वक स्वस्थ रहकर सही पथ्य से अपना जीवन निर्वाह करें। अब पथ्य किसको कहते हैं? कि ठीक खान पान करना। और इसी का उल्टा ही अपथ्य हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप गलत खान पान कर रहे हैं। तो अब इसका क्या फर्क, क्या इसका असर होता है हमारी जिंदगी पर? अगर आप रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो ना केवल शारीरिक और मानसिक क्लेश सहने पड़ते हैं, उसके साथ साथ आपके परिजन भी दुखी होते हैं। और धनराशि का, मेडिसिन्स में, डॉक्टर की फीस में बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप अगर ये आयुर्वेद के ये जो नियम है, ऋतुचर्या के नियम पालन करेंगे, ठीक तरह का खान पान इनके मुताबिक करेंगे, तो आपको ये समस्याएं काम आएंगी और आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा, और आपके घर में सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हमने पहले ये भी देखा था कि रोग 4 प्रकार के होते हैं। उसमें जो आगुंतक, आगुंतक का मतलब जो अचानक कोई भी रोग हो गया, किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या जो इनहेरिटेड है, जो हमें जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन दो जो टाइप के और हैं, एक तो शारीरिक है जिसको सोमैटिक बोलते हैं, और दूसरा मानसिक है जिसको साइको। तो साइकोसोमैटिक रोगों पर हम पूरा नियंत्रण अपने प्रयास से कर सकते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि जितने भी शारीरिक रोग होते हैं उनका मुख्य कारण हमारा अन्नपान है। यानी अन्न खाने से हमारी आयु भी लंबी होती है, लेकिन अगर आप गलत अन्नपान करते हैं तो वो बीमारियों का भी एक स्थान है। तो जिससे गलत सेवन करने से हमारे शरीर में जो त्रिदोष हैं, वात, कफ, वात पित्त और कफ की विषमता आती है और रक्त भी दूषित हो जाता है। और जो मानसिक रोग हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आता है शोक, क्रोध, भय, चिंता, हर्ष, काम, लोभ आदि। ये जितने भी विकार हैं, इन विकारों को हमें यथाशक्ति निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और आपकी उम्र भी लंबी होगी। तो अब ऋषि सुश्रुत ने काल को भगवान, स्वयंभू और अनादि माना है। वो कहते हैं ना इसका कोई मध्य है, ना इसका कोई अंत है। तो और उन्होंने ये भी लिखा है कि वनस्पतियों के रसों की अच्छाई और बुराई तथा मनुष्यों के जन्म और मरण, ये सब काल अधीन है। वनस्पतियां कब आपको अच्छे फल देती हैं, कब फल देना बंद कर देती हैं, ये काल अधीन है। आप कितनी देर जिंदा रहेंगे, कब आपका जन्म होता है, कब आपकी मृत्यु होती है, ये भी काल अधीन है। इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता है। आप जितनी मर्जी औषधियां ले लें, अगर आप किसी की मृत्यु आई है तो उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद में भी ये कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप सारे इलाज करते हो लेकिन कोई भी इलाज आप पे काम नहीं करता। तो इसका मतलब है जो आपके पूरे जन्म के कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, उनका असर हो रहा है और आपकी मृत्यु नजदीक आ रही है। तो अब इसमें जो 6 ऋतुएं हैं, अ, इनको जो हमारा एक वर्ष है उसका संस्कृत नाम संवत्सर है। और उस संवत्सर में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। अब मैं उन ऋतुओं का मेंशन करूंगा। सबसे पहले शिशिर ऋतु है, जिसको हम लेट विंटर कहते हैं। ये माघ और फल्गुन के मास में आती है। मैं इसका बाद में ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसका भी बताऊंगा। बसंत की ऋतु चैत्र और बैसाख में, अभी जो पीरियड है वो बसंत ऋतु का चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु इसके बाद में आएगी, ज्येष्ठ और आहार के महीने में। और वर्षा जो है वो श्रावण भादो में आती है। शरद ऋतु जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, वो आश्विन और कार्तिक में आती है। और हेमंत ऋतु जिसको अर्ली विंटर कहते हैं, वो मार्ग शीर्ष और पौष में आती है। और इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार दक्षायन और उत्तरायण की भी डिवीजन की गई है। तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं दक्षायन में होती हैं। तो यानी वर्ष में 2 आयन होते हैं, एक दक्षायन होता है, एक उत्तरायण होता है। जो दक्षायन है उसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आती है। इन तीनों ऋतुओं में चंद्रमा बलवान होता है। इसलिए अमल रस, लवण रस और मधुर रस इसमें बलवान होते हैं। और ये सभी प्राणियों को उत्तरोत्तर बल बढ़ाते हैं। यानी कि अमल रस से ज्यादा बलवान लवण रस है और लवण से मधुर रस है, वो बल देने में ज्यादा बलवान है। तो इसको दक्षायन भी कहते हैं और इसकी दूसरा नाम है विसर्ग काल। और जो दूसरा समय है उसको उत्तरायण या आदान काल कहते हैं। उसमें शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है। तो इसमें भगवान सूर्य बलवान होते हैं। तो इसमें तिक्त, किशाय और कटुरस बलवान होते हैं। और सभी प्राणियों का बल उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है। यानी शिशिर में बल आपका कम होना शुरू हो जाएगा, बसंत में और भी ज्यादा बल कम होगा, और ग्रीष्म ऋतु में
आपका बल बहुत कम हो जाता है। तो अब इनका सारांश हम ऐसे बताते हैं कि शीत ऋतुएं, हेमंत और शिशिर में प्राणियों के बल की स्थिति उत्तम होती है। शरद और बसंत ऋतुओं में बल की स्थिति मध्यम कोटि की होती है, और वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं में बल की मात्रा अल्प होती है। यानी ये सारे साल का जो है संक्षेप में ये हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। यानी विसर्ग काल में क्रमशः बढ़ा हुआ शारीरिक बल अदान काल में क्रमशः घटता जाता है। तो ये उसकी एक वन डेफिनेशन में उसको बता दिया है। तो अब हम ऋतुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम होता है, इसको उन्होंने एक ही पीरियड में क्लब कर दिया है। तो ये पीरियड जो है मिड नवंबर से शुरू होकर मिड मार्च तक चलता है। यानी अब तक का जो पीरियड है वो हेमंत और शिशिर ऋतु। अब शिशिर ऋतु मतलब खत्म हो गई है, आप समझ लो। तो इस हेमंत और शिशिर ऋतु का जो प्रभाव है अब खत्म हो गया है। इस पीरियड में काल स्वभाव के कारण प्राणी अधिक बलवान रहता है, क्योंकि रोमकूपों के शीत से अवरुद्ध होने के कारण पाचन अग्नि अधिक बलवान हो जाती है। हमारे जो रोमकूप है ना, जो हमारे रोम्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और उनके बंद होने से जो अग्नि है वो शरीर में रहती है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जाठर अग्नि जो है वो ज्यादा उज्जवल हो जाती है, जिससे हमें भूख भी अच्छी लगती है, और जो खाते हैं वो अच्छी तरह से पच भी जाता है। तो अगर इसमें आप आहार कम करेंगे तो आपकी जो धातुएं हैं उनका नाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप इस पीरियड में अच्छा खान पान नहीं करते हैं तो आप में कमजोरी भी आ सकती है। तो अ, इसलिए इस पीरियड में आपको कौन सा खाना खाना है जो वातनाशक और मधुर, अम्ल और लवण रस, ये तीन रस जो है जो बात को का नाश करते हैं। इस पीरियड में बात का प्रधान पीरियड होता है। क्यों? तो बात को काउंटर करने के लिए आपको इन तीन रस वालों का आपको ज्यादा सेवन करना है। वैसे तो छह रस कहे गए हैं, और हम हमें हर समय पे छह रस ही खाने हैं, उनकी मात्रा कम और ज्यादा होती रहती है। तो आहार में इसमें क्या आएगा? इसमें आप घी खा सकते हैं, तेल खा सकते हैं जो स्निग्ध चीजें हैं, गुड़ खा सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, तिल, गेहूं और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ खाने हैं। तो इसमें जो विरुद्ध आहार है वो ये है कि आपने कटु चीजें नहीं खानी है, यानी सौंठ, काली मिर्च, लाल मिर्च, करेला, सत्तू, ये सब चीजें आपने, और कसैली चीजें, ये आपने इस पीरियड में इनका बहुत कम यूज करना है और अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और बिहार में आप क्या आता है कि आपने शरीर पर मालिश करनी है, कसरत करनी है, और आपने गर्म कपड़े पहनने हैं ताकि आपको सर्दी वगैरह ना लगे। तो इसके बाद में जो दूसरा पीरियड आता है वो बसंत ऋतु का आता है, जो मिड मार्च से लेके मिड मई तक चलेगा। अब हम बसंत ऋतु के पीरियड में हैं। तो इसमें जो शिशिर ऋतु की शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय होता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो रोम है वो बंद हो जाते हैं, तो उससे गर्मी तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें कफ जमा होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में लोगों को खांसी, जुकाम, नजला, ये सब शिकायतें, एलर्जी की शिकायत, ये सब शिकायतें इस पीरियड में होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है। तो ये जो कफ है हमारे शरीर में, इसको जब सूर्य की गर्मी लगती है तो ये कफ पिघलने लगता है, जिसके कारण से हमें ये कफ रोग जो है, जिसमें खांसी होती है, नाक का बगना होता है, एलर्जी का होना होता है, ये सब रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इस ऋतु में आपको
कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करना है, तो उसके दो ही तरीके हैं कि या तो आप वमन करें, तो जो कफ आपकी छाती में जमी हुई है वो सारी बाहर निकल आएगी। या फिर कई नस्य करते हैं, जैसे वो नस्वार ले ली या कुछ ले लिया, जिनको एलर्जी होती है उससे भी उनको राहत मिलती है। तो आयुर्वेद में इसकी कहावत है, हेमेंते चीयते श्लेष्मा वसंते च प्रकुप्यति। यानी कि हेमंत ऋतु में जो आपके अंदर जो श्लेष्मा का मतलब कफ है, जो कफ इकट्ठा हुआ था, वो बसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो शास्त्र तो यही कहता है कि इसको आप कोशिश करो वमन के द्वारा निकालने की, अगर आपको बहुत आपत्ति दे रहा है। तो इसमें उन्होंने इसका और तरीका भी बताया है कि आप व्यायाम करो, दंड बैठक करो, ताकि जिससे बड़ा हुआ जो आपका कफ है वो शांत हो जाए। और भोजन के बारे में उन्होंने लिखा है कि शहद का प्रयोग करो, जौ, चना, पुराना चावल और आसानी से पचने वाला भोजन। हमारे आयुर्वेद में वो कहते हैं कि अगर गेहूं और चावल इनको 6 महीने, कम से कम 6 महीने से ज्यादा आप स्टोर करके रख लें, तो इनका जो ये लघु हो जाते हैं। वैसे ये भारी हैं पचने में, अगर आप इनको 6 महीने से 1 साल तक रखते हैं तो इनमें लघुता आ जाती है और ये जल्दी पच जाते हैं। तो इसमें अब क्या चीज आपने नहीं खानी है, जो देर से पचने वाली भारी चीजें हैं, जो जो कोई ठंडी चीज है। दिन में नहीं सोना है, ज्यादा स्निग्ध आहार, जितने भी स्निग्ध आहार हैं वो सब भारी पचने वाले होते हैं। और मधुर और अम्ल रस प्रधान पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जितना भी मीठा होगा कोई पदार्थ, उतना ही वो भारी होगा, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व होता है। तो आप देखेंगे कि अब हमारे जो पंच महाभूत हैं उसमें भारी कौन से हैं? जल और पृथ्वी। और जो वायु और आकाश, ये तो, और अग्नि, ये तो ऊपर को जाने वाले हैं, ये हल्के हैं। तो उससे भी, इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जितने भी रस प्रधान है ये पदार्थ, ये भारी होते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। तो इसमें अब बिहार के बारे में क्या लिखा है कि आप व्यायाम करें और नस्य करें। नस्य करने से आपको जो ऊपर की जो बीमारियां हैं गले के ऊपर की, वो नस्य करने से आपकी दूर होंगी, और आपने भारी भोजन नहीं खाना है। अब उसके बाद में आ जाती है ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म जो है पीरियड, वो मिड मई से मिड जुलाई तक चलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से संसार के द्रव्यों और प्राणियों को के जलसार भाग का अत्यधिक शोषण करता है। आप देखते हैं कि उस वक्त सब चीज सूख जाती, सूखने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो इससे शरीर स्थित जलीय अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है। तो जो जो कफ धातु है ये एक रस और पृथ्वी से बना हुआ है, तो वो इसको भी सुखा देता है। तो आप देखेंगे कि कई लोगों की जो खांसी वगैरह है वो अपने आप भी शांत हो जाती है। पर इसमें वात दोष की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो जो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मुख्य जो है दोष, वो ज्यादा वात दोष को बढ़ाना है। तो इसमें आहार क्या बताया? ठंडी चीजें बताई हैं, जैसे तरबूज खाओ, खरबूजा खाओ, नारियल पानी, खीरा, मीठा, मीठी चीज भी जो है इसमें हेल्प करती है। ठंडा भोजन और स्निग्ध अन्न, अ, चीनी से मिला हुआ और पानी में घोला हुआ सत्तू भी ले सकते हैं। और घी और दूध का भी सेवन हितकर होता है, क्योंकि घी भी ठंडा होता है और दूध भी ठंडा होता है। तो बिहार के बारे में लिखा है कि आप शीतल शेड में रहें। पुराने जमाने में तो लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सोते थे, इसीलिए बैठते थे ताकि वहां ठंडा लगता था। वो एक तरह का एयर कंडीशनिंग का नेचुरल एटमॉस्फेयर था। तो और ठंडे जो, जैसे वो कहते थे, संदल का शरबत पियो, जो ये चीजें जो थी वो आपको ठंडक देती थी। और क्योंकि इसमें रात्रि का पीरियड छोटा होता है, तो इसमें आपको दिन में थोड़ी देर सोने की भी अनुमति है।
आप दिन में सो सकते हैं, बाकी 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 समय में दिन में सोने का निषेध है, क्योंकि वो कहते हैं इससे कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ने से मोटापा आता है। ये स्वस्थ आदमी के लिए है। कोई बीमार है तो फिर उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि दिन में भी उसको नींद अगर रात को नहीं आई तो उसको दिन में सोना जरूरी है, क्योंकि नींद जो है वो बहुत जरूरी है आपको बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो इसमें आपको क्या निषेध किया हुआ है कि इसमें जो भी लोग मदिरा पान पी करते हैं उन्होंने बिल्कुल ही इस पीरियड में मदिरा पान नहीं करना है, और अमल, कटु रस प्रधान और गर्म पदार्थों का सेवन ये भी नहीं करना है, और व्यायाम भी हल्का सा ही करना है, ताकि कोई ज्यादा आपके ऊपर बात, क्योंकि जब आप व्यायाम भी करते हैं तो भी आपके शरीर में बात पैदा होती है। तो इसलिए व्यायाम उतना ही करें जितना जरूरी है, और बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ इसमें व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। वो आप सर्दी के मौसम में, जो हेमंत और शिशिर का मौसम है, और जो क्या नाम है बसंत ऋतु में आप दबा के व्यायाम कर सकते हैं। अब का आता है वर्षा ऋतु का पीरियड, जो हमारे एरियाज में पंजाब और हरियाणा दिल्ली में बड़ा वेलकम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी तपश होती है। तो जब बरसात होती है तो ये सारा मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आयुर्वेद के साहित्यों में लिखा है कि आदान काल, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि इस वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद पड़ जाती है। अब इसमें एक सबसे यह बड़ा खराब बात होती है कि वर्षा ऋतु भी जो है वो भी बात को ही पैदा करती है। तो पहले ही उस पीरियड में उनकी जो थी जो जो उनकी जाठ रागिनी थी वो पहले मंद पड़ गई थी, और वर्षा के टाइम पे और भी मंद पड़ जाती है। तो वर्षा के कारण पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विभाग वाले होने से, इस काल में होने वाले मैले जल के प्रयोग से और जठर अग्नि मंद होने से वात आदि दोष कुपित होकर एक दूसरे को दूषित करते हैं। इस पीरियड में सबसे खराब बात यह होती है कि जब बात बढ़ती है तो वो और दूसरे दोषों को भी कुपित करता है। तो इसमें बीमारियां होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया है कि आपने इसमें क्या करना है, साधारण आहार विहार जो बात आदि दोषों का शमन करने वाला हो और जाठर अग्नि का वर्धक हो, उसका सेवन करें। तो उसमें उन्होंने कौन से आहार बताए हैं, कोई खास नहीं है, मतलब बड़ी सिंपल चीजें हैं। इसमें आप अदरक का प्रयोग करो, हल्दी का प्रयोग करो, पुराने चावल खाओ क्योंकि पुराने चावल हल्के होते हैं, हल्का गर्म भोजन करो, इसमें पुराने जौ, गेहूं और चावलों का प्रयोग करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो पुरानी जो ये खाद्य पदार्थ हैं ये हल्के हो जाते हैं और पचने में इनमें सुगमता होती है। तो बिहार में इन्होंने बोला है कि इन दिनों में नंगे पैरों से गीली भूमि या कीचड़ में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। रात्रि के समय खुली हुई छत पर मत सोए, ओस में आपने नहीं सोना है। छत है तो ऊपर आप सो सकते हैं, कई बार छतड़े बने होते हैं तो उसमें हवा ठंडी आएगी, लेकिन अगर वो अनकवर्ड है तो फिर आपने वहां नहीं सोना है। नदियों का जल बिल्कुल नहीं पीना है। व्यायाम और धूप का कम सेवन करना है, और सत्तुओं का सेवन नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, और ज्यादा प्री भी नहीं करना है। तो बाजू को शमन करने के लिए आपने अमल रस, लवण रस प्रधान और स्निग्ध पदार्थों का प्रयोग करना है। तो पर क्योंकि हमारे वर्षा ऋतु में ये एक ऐसी ऋतु है जो वेलकम भी होती है, तो मैं इस समय संत तुलसीदास जी के किष्किंधा कांड में उन्होंने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है, तो वो चौपाइयों की आपके सामने लाइनें पेश करूंगा।
वर्षा काल मेघ न विषाए, गर्जत लागत परम सुहाए। घन घमंड नव गर्जित घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तामनी दमक रह न घन माही, खल क्या प्रीति जथा थिर नाही। तो ये तुलसीदास जी ने, इसका काफी लंबा है लेकिन मैंने जो मुख्य लाइनें थी वो आपके लिए पढ़ी हैं। तो फिर बाद में वो यही कहते हैं कि वर्षा ऋतु विगत शरद ऋतु आई। तो अब हम शरद ऋतु की डिस्कशन करेंगे और ये लास्ट है पोर्शन इसका। तो ये मिड सितंबर से मिड नवंबर तक आता है। तो वर्षा ऋतु में जो हमारे पित्त जो है वो इकट्ठी हो जाती है, वो शरद ऋतु की सूरज की किरणों से उष्णता को पाकर प्रकुप्त होने लग जाती है। तो शरद ऋतु में एकदम फिर सूर्य तीखा हो जाता है और हमारे जो पित्त का प्रकोप होता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि वो जो औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो वो किशोरों में पानी पीती हैं, क्योंकि वो पानी ठंडा होता है। तो तो अतः पित्त को शमन करने वाले हमें अन्न पान का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें तिक्त जो तीखे द्रव्य हैं जैसे काली मिर्च हुई, ये जो तीखे द्रव्य हैं इनका सिद्ध घी में पान करें। और अगर इससे विरेचन ना हो, इससे शमन ना हो, तो इसमें विरेचन बताया गया है। तो दो ऋतुओं में हमें यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बताई गई है कि बसंत ऋतु में आप वमन करें अवश्य है, और शरद ऋतु में अगर हो सके तो विरेचन करें। तो उसमें कई बार अरिंड का तेल ले लेते हैं, उससे पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है और जो आपकी जो शरीर की गर्मी है वो भी निकल जाती है। तो आहार में अब क्या खाना है? आपने घी, चीनी, दूध और ठंडी तसीर वाले पदार्थ। फिर यही बात रिपीट हो रही है। बिहार में आपने दिन में कम सोना है, लेकिन रात में आप चांद की चांदनी में अगर बैठेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो इसमें निषेध क्या है कि आपने ओस में नहीं सोना है, और भरपेट भोजन नहीं करना है। इसमें भोजन थोड़ा सा भूख रख के ही आपने करना है, और दही, तेल, बसा, मदरा आदि का सेवन नहीं करना है। तो अब मैं इन सारे का संक्षेप अब दोबारा आपको रिपीट करता हूं कि शीतकाल जो है हेमंत और शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु में आपने मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना है, क्योंकि ये बात प्रधान समय है। तो ऐसे अगर आप मधुर, अम्ल और लवण रसों का प्रयोग करेंगे तो आपके बात का शमन होगा। और बसंत ऋतु में जो कफ प्रधान है उसमें तिक्त, कटु और कषाय रसों का सेवन करें। तो उसमें क्या है? तिक्त जैसे आपने नीम है या करेले हैं। कटु में आ जाता है अदरक, पिपली, जिसको आप क्या नाम है, त्रिकुटु में, और सौंठ, ये तीनों को मिला के त्रिकुटु बनता है। तो ये सेवन कर सकते हैं। और कषाय रसों में आंवला आ जाता है। तो अगर आप इनका सेवन करोगे करेंगे तो बसंत ऋतु में, यानी इस ऋतु में आप अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपको फायदा होगा। और ग्रीष्म ऋतु में आपको मधुर रस खाना है, क्योंकि मधुर रस से पित्त नहीं बढ़ता है। और शरद ऋतु में मधुर, तिक्त और कषाय रसों का सेवन करके इससे हुए करें, ताकि इससे जो आपका बढ़ा हुआ पित्त है वो शमन हो जाए। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट लेक्चर था इस सीरीज में, और आपका आपके इस सुनने से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है, और मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि मैंने जो भी सीखा वो आपको बता सका। धन्यवाद। ओवर टू अतुल जी। अतुल जी। Atulji has left. He left a message that he has to go early, so he just said namaste and went. ओके। चलो, कोई बात नहीं। भीम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आपने बहुत मेहनत करी है और हमें वो बातें बताई हैं जो कि हमारे जीवन से ओझल थी। कभी हमें
इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर चलते चलाते ज्ञान था, परंतु ज्यादातर ये बातें हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि हम आयुर्वेद तो बहुत जानते हैं, पर आयुर्वेदिक को सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों तक ही सीमित रखते हैं, ना कि इसके पीछे छुपी हुई जो साइंस है उसको हम समझते थे या जानकारी रखते थे। तो मैं अनुज जी से शुरू करता हूँ। अनुज जी, आप बताइए आपका क्या विचार है आज के प्रबोधन पे। आप अनम्यूट अपनी अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अनुज जी। हाँ, अब ठीक है। मैं असल में अभी तक उसमें था कि ब्रिजभूषण जी का वो सत्संग चल रहा है, मतलब जो गीता का उनका चल रहा था, क्योंकि अभी मैंने काफी टाइम के बाद ये ज्वाइन किया है। तो आज के टॉपिक के बारे में मुझे बिल्कुल से आई वॉज नॉट नोइंग कि किस टॉपिक के ऊपर बात चल रहा था। सो फिलहाल नेक्स्ट टाइम से आई कैन से, बट आज जो उन्होंने जो मतलब अपना खान पान के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं वो रियली अप्रिशिएबल हैं। और भीम जी के आई थिंक उनका उन्होंने बहुत इसमें हार्ड वर्क किया है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में। तो आई एम थैंकफुल टू हिम। थैंक यू अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस मीटिंग में उपस्थित हुए हो। तो मैं आशा रखूंगा कि आने वाले समय में आप जब तक कि कोई ऐसा विश्वस्ता ना हो तब तक जरूर आप आए। हाँ डेफिनेटली, मैं एक्चुअली सिडनी में गया हुआ था, माय सन इज वर्किंग देयर, तो इसलिए मैं आई कुड नॉट अटेंड। दैट्स ओके, दैट्स ओके। ओवर टू ब्रिज जी। ब्रिज जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एज यूजुअल अब भीमसेन जी ने जो है अपना जो स्वास्थ्य के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर जो टॉक शुरू की थी, आज इन्होंने इसको समाप्त कर दिया है। तो ये थोड़ा सा एक झटका लगा है कि इनकी बातें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। और इनमें से ऑफ कोर्स कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब को पता है, जानते हैं, पर उन पर अमल नहीं हो पाता है कई बार। तो इनकी बातें सुनने से मैं तो उम्मीद करता हूँ, मैं अपने अपने आप स्वयं से, कि इनकी कुछ भी जो जितने भी इन्होंने बताया है, मैं कोशिश करूँगा अपने दिनचर्या में कि उनको कुछ पालन किया जाए। क्योंकि जो ऋतु के हिसाब से वैसे भी आपके शरीर में चेंजेस होते हैं और बीमारियां भी उसी हिसाब से होती हैं। अगर आप ऋतु के अनुसार, जैसे इन्होंने कहा कि क्या क्या खाना चाहिए, कैसे विहार करना चाहिए, तो उससे बहुत ही लाभ मिलता है। कुछ पर मैं अमल कर रहा हूँ पहले से ही, पर अभी थोड़ा सा और ज़्यादा पता लगने से आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। और भीम जी ने कहा कि आज ये उन्होंने इसका समापन किया है। तो इसका जो जो भी लेक्चर अब तक दिए हैं आपने, तो अगर उनको थोड़ा सा कंपाइल करने के लिए, जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि उसको अगर आप कंपाइल कर दें तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ही मेरे को इससे ज़्यादा कुछ और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत मेहनत करके ये सब कुछ तैयार किया है। तो उसको हम चाहते हैं कि उसको एक खजाने की तरह एक रखा जाए बांध कर, तो लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आपको सब ये पोस्ट कर दूंगा, आपके पास हिंदी में है, आप इसको बना के लिख के हाँ। जैसे भी आप बना लेना इसको। तो थैंक यू। बहुत थैंक बहुत मैं, अच्छा है भीम जी हाँ, इस बात के लिए तो। इसके लिए बहुत अच्छा। मैं वैसे भी मैंने संजीव जी को भी एक पोस्ट लिखा था कि अभी देखिए हमें आज मार्च मार्च हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है कि पिछले 26 महीने से हमारा ये जो ज्ञान यज्ञ है, पहले हमने गीता के ऊपर शुरू किया, फिर गीता के बाद गीता में जो है कि वो मानसिक, बेसिकली वो मन से और मानसिक से ज़्यादा रिलेटेड था। और भीम जी ने उसको पूर्ण किया कि उसको हेल्थ, स्वास्थ्य से भी लाकर। तो मैंने जो है कि ऑलमोस्ट 20 20 मंथ्स मैं काउंट कर रहा था, मैंने जो टॉक्स दी हैं
उसको मैंने सभी को कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में मैं उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात हो गई किसी पब्लिशर से, तो वो 2 वॉल्यूम्स के अंदर होगा। और उसमें पूरा का पूरा जो लेक्चर है उसमें और भी थोड़ा सा सुधार करके, तो वो जो है कि अभी कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में वो बुक जो है कि तैयार हो जाएगी, जो है कि इन 2 वॉल्यूम्स। ईच वॉल्यूम विल हैव 350 पेजेस ऑलमोस्ट। तो वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स, जैसे भी मैंने लेक्चर दिया है उसी भाषा में, उसी उसी में उसको मैंने कोशिश की है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो भीम जी ने भी जो लेक्चर दिए हैं, तो उसको भी ऐसे ही कंपाइल किया जाएगा, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, आपने बिल्कुल ये जो प्रेरणा दी है। तो भीम जी, आप भी कुछ थोड़ी सी, बहुत आपने मेहनत की है, तो हमारी अपेक्षा है कि थोड़ी सी और नहीं, मेहनत मैंने कर तो दो। सब इकट्ठा करके रखे हुए हैं, मैंने तो लिफाफे हाँ। में डालने हैं और भेजनी है बस। ठीक है। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे आज के प्रबोधन पे? थैंक यू राकेश जी। बहुत ही अच्छा लगा, भीम जी ने इतनी मेहनत करके गाइडेंस दी है, ऋतुओं के बारे बताया, खान पान के बारे बताया। जैसे कि सब जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा शरीर जो है वो हमेशा ही आपको खुशी देता है, और शरीर को अच्छा रखने के लिए खान पान बहुत जरूरी है। तो जो इन्होंने ऋतुओं के हिसाब से बताया है, एक्सरसाइज के अलावा आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेहनत से इन्होंने जो काम किया है, बताया है, तो कम से कम अपने हाथ में जो चीज है उसको जरूर हमको अपनाना चाहिए। तो ज्यादा तो कुछ कहने का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, और सबका भी धन्यवाद। और अगर भीम जी थोड़ा और इसको जारी रखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेहनत तो करते हैं, समझदार हैं, सीनियर हैं, सीरियस हैं, सिंसियर हैं। तो गाइड करते रहें तो कुछ साल और जिंदगी आगे निकल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू भीम जी। थैंक यू और जी। ब्रिज जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 2 वॉल्यूम तैयार कर दिए हैं। देखो उनको एक एक चैप्टर पढ़ के आनंद लेंगे, और बाद में भीम जी का भी मसाला आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ जी, भीम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, बहुत अच्छा है ये। देखिए, मैंने जब ये पढ़ाई शुरू की थी तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि इस नॉलेज को मैं अपने पास तक नहीं रखूंगा, इसको जरूर लोगों में बांटूंगा, क्योंकि इसका फायदा तभी है अगर दूसरों को फायदा हो। तो ये मेरी इच्छा पूरी होगी। मैंने सिद्धांत ही बताए हैं, आगे तो जाके, क्योंकि जो उनकी और डिस्कशंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं, वो तो कोई वैद्य ही हमें समझा सकता है। तो जो मुख्य सिद्धांत थे, जिसको मैंने अपने जीवन में भी इनको अपनाया, और बड़ी मतलब कई चीजें जो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं एक आपको और भी, जो मॉडर्न साइंस कहती है कि जो खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है वही आपके रोगों का कारण हो। उसको हटा के देखो, आपको पता चल जाएगा। ये इमीडिएटली नहीं पता चलता है। लोग कहते हैं जी आज मैंने खाना बंद कर दिया, कल को ठीक हो, ऐसा नहीं है। 3-4 महीने छोड़ेंगे तो आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर, और जो एक उन्होंने और बात बताई है कि आप, अगर आपका शरीर हमेशा हल्का रहता है तो आप समझो फिट है। अगर आपके शरीर में भारीपन आ गया, जहां आप सुबह जगे हैं तो आपको, जैसे वो कहते हैं ना, नींद चढ़ी रहती है, तो ना ही आपको नींद ठीक आई है और ना ही आपका खाना ठीक पचा है। क्योंकि नींद का और खाने पचने का भी आपस में संबंध है। और जिन लोगों को दूध की एलर्जी नहीं है, हमारी उम्र वालों के लिए, तो वो कहते हैं वो दूध शाम को जरूर पिए। जिनको नींद देर से आती है वो भैंस का दूध पिए, और जिनको नींद अच्छी आती है वो गाय का दूध पिए। तो ये एक एक और टिप है उसमें। तो ऐसे करके उन्होंने छोटी छोटी जो बातें लिखी हैं, उससे मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत फायदा हुआ। तो फिर मैं ये चाहता था कि इसको, नॉलेज को शेयर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी राकेश जी, मैं बीच में जरा
एंटर कर रहा हूँ। भीम जी, प्लीज ये प्लीज आपने प्लीज। बहुत अच्छा कहा। अब ये देखिए, अब मुझे भी जो है अभी पता लगा, और मेरे को, आपको पता है ये साइनस का और पॉलिप वगैरह का, नाक बंद का प्रॉब्लम चलता रहता है। तो मैंने अभी एलर्जी टेस्ट कराया, तो उसमें मेरे को मिल्क से एलर्जी है, बटर मिल्क से एलर्जी है, मैं काजू खाता हूँ उससे भी एलर्जी है, पिस्ताचियो खाता हूँ उससे भी एलर्जी है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं खाता था सबसे मेरे को एलर्जी है। दैट्स वाई माई माई दिस लेवल लेवल वाज वेरी हाई, एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। बंद कर जो दो। जो चीज़ें मैं Stop, खाता था, stop eating, जो stop चीज़ें मैं eating those things. जो चीज़ें हाँ, मैं खाता था उसी से एलर्जी है। अब क्या खाई उसके अलावा? नहीं नहीं नहीं, आप बाकी चीजें खा लो, Sir, आप बादाम खा है लो। सब shit. नहीं, बादाम बादाम से भी एलर्जी है सर। हाँ, तो फिर बादाम आप मत काजू, खाओ। बादाम काजू पिस्ताचियो, ऑल दिस सीड्स। मूंग नट्स, आपको मूंगफली। नट्स की एलर्जी है, मैं इसका मतलब। हाँ वो जी, वृद्धि अखरोट से एलर्जी नहीं होगी। हाँ पांच जी, पांच नहीं, मगज खा लो। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल ठीक है, नहीं, उनसे एलर्जी पांच नहीं है। अखरोट होता है ना, अखरोट। अखरोट, अखरोट से नहीं है एलर्जी। हाँ, अखरोट दिन अच्छा अच्छा, की होता है। पांच और मगज खा लो। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अगर आप सुबह रोज थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के अंदर में आधा चम्मच हल्दी का पीना शुरू कर दो, तो आपकी इम्यून भी बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी एलर्जी को भी वो कंट्रोल करेगा। ये हल्दी तो टर्मरिक इज एक्सलेंट फॉर एवरीथिंग। तो इसकी कोशिश करो आप, माने ठीक रहेगा। पर लेकिन अखरोट आप आराम से खा सकते हो, वो भी बड़े न्यूट्रल होते हैं और और वो वो आपको अखरोट थोड़ा सा गर्मी गर्मी करता है ना जी, तो वो मुंह में कई बार छाले छाले आ जाते हैं। एक हाँ, नहीं आधा नहीं, दाना। आपने फिर बिल्कुल नहीं देखो, खाना। अगर आपको उससे दे- गर्मी होती है तो उनको हाँ, अगर खाने का एक ही तरीका है कि आप पानी आधी का। गिरी शाम को पानी में भिगो के सुबह उसको खा सकते हैं। मैं और वैसे अगर फिर भी छाले होते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना है। मैं वैसे ही खाता हूँ ऑलमोस्ट। बादाम भी मैं नहीं नहीं, भिगो कर ही आप खाता हूँ। वैसे नहीं खाओ। मैं देखिए, मैं 5 गिरियां बादाम की और आधा जो अखरोट है वो डेली उसको रात को भिगो के सुबह में खाता हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, उससे आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा। लेकिन ये जो आपकी, आपने अच्छा किया ये आपने अपनी एलर्जी टेस्ट करवा लिया। आप ऐसे करो, एक बात और बताता हूँ, ये भी शास्त्र में लिखी हुई है। आप इसको बंद कर देंगे, जब ठीक हो जाएगा फिर दोबारा शुरू कर लेना। तो अब वही है कि अभी आई हैव टू फाइंड सम ऑल्टरनेट फूड्स, कि जो चीज़ मैं मेरे को पसंद थी उसी से एलर्जी। नहीं नहीं, वही है वही। ये तो मॉडर्न तो साइंस भी कहती है। ये आपने जब बताया ना, ये उसी तुरंत मेरे ध्यान में आया कि दिस इज व्हाट आई एम सफरिंग फॉर बेसिकली। हाँ अगर हाँ मैं उसको बंद करता हूँ, ऑफ कोर्स जरूर उससे फायदा मिलेगा। हाँ, नहीं आपको, आप बंद हाँ, कर दो, आपके ये जो पोलीपन और ये जो हाँ, जो भी है सब अपने आप। अपने आपको आप से ना कोई होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, वो ना सब ठीक हो जाएगा। एलोपैथी, किसी की यस, जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। के जी। जी, मैं जरा ड्राइविंग कर रहा था अभी। एनीवे, मतलब बहुत मजा आया है सभी लेक्चर सुनने के, मतलब इनका इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेज गिविंग। सो इनका यदि वीडियो शेयर करेंगे ना, रिकॉर्डेड है ये, तो आई हाँ जी, वुड हाँ जी। लाइक टू लिसन टू दिस अगेन एक्चुअली। सो हाँ, तो इफ ठीक इसका है जी। यू इसका शेयर लिंक ऑल दिस वीडियोस इसका लिंक आप भेजते ऑफ होंगे। योग। भीम जी लिंक भेजते होंगे आप इसका। हाँ, मैंने भेजा है इनको। हाँ, पिछली बार का भेजा हुआ, इस बार भी भेज देंगे। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है। ओवर टू थैंक यू भीम जी, और आपसे फिर वन ऑन वन बात करेंगे, वन ऑन वन आपसे। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू। ओवर टू राजेश जी। हाँ जी सर। नहीं, मैं बड़े आराम से सबके कमेंट सुन रहा था। भीम भाई साहब ने जो आज का लेक्चर भी दिया, दिस इज वेरी नाइस। बहुत ज्ञान मिला है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड इतना ठीक नहीं लग रहा कि वो कह रहे हैं कि अब वो बंद करेंगे, पर जितना भी मिला है। एंड आई आल्सो फील हैप्पी कि वो अपने ब्रिज जी उसको छुपाएंगे, तो उनकी पहले की और जो आयुर्वेद का दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इस उम्र में बहुत अच्छा है। थैंक यू भीम साहब, बहुत बहुत आपने मेहनत की, हमें बहुत कुछ दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड कमिंग बैक टू ब्रिज जी, जो आप कहते हैं आपको एलर्जीज हुई, आई हैड बीन सफरिंग फॉर एलर्जीज फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ। एट वन टाइम आई टुक 3 ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्यूपंक्चर। चाइनीज डॉक्टर से जो सारे सुइयां लगाते हैं। I was about 40 years old at that time.
when this happened. Now I'm 78. For 38 years, I don't have any allergy problem whatsoever that I used to have. But at the same time, जैसे आपने बोला आपको जब आप ड्राई फ्रूट खाते हो उससे होते हैं, मैंने भी दूध छोड़ दिया. It was either I take lactose free, दूध छोड़ दिया. 8-9 महीने हो गए, मेरे प्रॉब्लम होती थी खत्म हो गई. मैं ये सोचता हूँ कि अरे भाई जिंदगी में बहुत कुछ खा लिया, अब इस उम्र में अगर कोई चीज छोड़नी है, so what's the big deal? ये मैं अपने मन को समझाता हूँ. बिल्कुल सही, पर बिल्कुल वन थिंग गुड कि आपने टेस्ट करवा लिया, उससे आपको पता चल गया कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. So anyway, that was my comment. We myself once again thank you very much for all the effort आप that you have सबका made, sir. थैंक यू जी, आप सबका Thank you. हाँ जी भीम जी. हाँ जी. ये बड़ी मतलब खुशी की बात है. बस मैं आप लोगों को एक ही प्रार्थना करूंगा कि जिसको जो खाना बहुत अच्छा लगता है वो उसकी बीमारी का भी कारण हो सकता है. ये मैं नहीं कहूंगा कि बंद करो, लेकिन चेक जरूर कर लो, वही उसकी बीमारी का कारण है. नंबर 1. नंबर 2, जब भी आप खाना खाएं तो भूख छोड़कर खाएं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. और जो 6 रस हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा वो, लेकिन वो ऋतुचर्या के मुताबिक उनका कम और ज्यादा करना आपके हाथ में है. तो वो मिर्ची दबा के खाते हैं तो इसका मतलब ये वो एक पीरियड में तो बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि 6 ऋतुओं के 2 महीनों में तो बिल्कुल आपको फायदा करेगी. बाकी जो 10 महीने है उसमें खराबी भी कर सकती है. तो इसलिए उनको कम ज्यादा करना आपके हाथ में है. तो ये सब चीजें मैं जो आपको ये बता रहा हूं, मैंने अपने ऊपर ट्राई करके फिर बता रहा हूं. ये भी है क्योंकि मैंने ये किताबें अभी मुझे 2.5-3 साल हो गए, पूरी तो अभी तक भी नहीं पढ़ी गई हैं, लेकिन ये सिद्धांती हैं. मैं इनको बार बार पढ़ता हूं तो उसमें काफी जैसे ब्रिज जी कहते थे कि गीता को जितनी बार द्वारा द्वारा पढ़ो ना, कोई और बात मिल जाती है. तो इनका भी यही हिसाब है कि आपको हैरानी होती है, यार ये मैंने पढ़ा भी था, तो ये तो लिखा हुआ है, मतलब ऐसा भी है. तो जैसे आप राकेश जी, आप पहले कह रहे थे जी कि आप इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. नहीं, इनका सहारा ही साइंटिफिक बेसिस है, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं. और एक बात और बता दूं, उन्होंने कहा है, मतलब वो जो है ना ज्योतिष वाला काम, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं. वो कहते हैं भाई ये हमारी उसमें नहीं है. हम आपका वो 3 चीजों का ही आपको बता रहे हैं, वो मोक्ष के बारे में नहीं बताते हैं. वो कहते हैं मोक्ष तब मिलेगा अगर आपका शरीर ठीक होगा, तो पहले शरीर को ठीक करो. तो उन्होंने जो पहले 3 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम, तो इसमें ही उन्होंने सारा बोला है. और उसमें लिखा है कि ये तुम्हारा धर्म है कि आपने अपने शरीर को ठीक रखना है. और अगर आप अपने उस धर्म का पालन करेंगे तो आपको अर्थ भी मिलेगा और आपका काम भी पूरा होगा. तो अगर जब ये सब संतुलन में आ जाएंगे, तब आपने मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, आप जैसे मर्जी करना. तो ये उन्होंने इस सिद्धांत को आगे रख के ये बताया हुआ है. इसीलिए अगर आप ये शास्त्र में पढ़ेंगे, शराब के बारे में भी लिखा है, मांस मीट के बारे में भी लिखा है, और उनका प्रयोग बताया है कि इनको एज औषधि के रूप में आप कैसे यूज कर सकते हैं. तो कई मैं हैरान हुआ कि कई जो हम कहते हैं ना, हमें जो वो वैद्य है वो हमें कोई औषधि दे रहा है, तो उसमें हो सकता मीट भी हो, ये भी हो सकता है. वो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने औषधि को आपके शरीर को ठीक करने के लिए वो बनाया जाता है. और हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो क्या नाम है शाकाहारी हैं, तो ये कोई पूरी गारंटी नहीं है. ठीक है भीम जी. अच्छा, सबसे अंत में मेरा नंबर आता है. मैं आपसे एक फनी सा सवाल पूछना चाहता हूँ. हैं, बोलिए. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, मुझे कष्ट भी हो रहा है कि आपका ये अंतिम प्रबोधन था. हम तो सोच रहे थे कि ये ज्ञान सरिता बहती ही रहे, बहती ही रहे, और हम किनारे पे बैठ के इसका आनंद लेते रहें. पर चलिए, कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करते. पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, फनी है पर. वो प्रश्न बोलिए. ये है
क्या मृत्यु भी एक रोग है? नहीं, मृत्यु रोग नहीं है। मृत्यु आपका ये कालांतर पर काल जो है ये उसके वश में है। आज भी आज के भाषण में उन्होंने बोला ही है कि मैं जन्म तभी और तभी ये मृत्यु, सवाल किया। कि ये काल के वश में है। ये काल स्वयंभू है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने एक जगह पे ये सवाल जो आपने पूछा है, एक शिष्य ने और तरीके से ही ये पूछा, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो वो कहता है, गुरुवर क्या बात है, एक आदमी ठीक तरह की, हर तरह की ठीक औषधि लेता है जो उस बीमारी के लिए है, पर वो उसके ऊपर असर क्यों नहीं करती है? तो वो फिर कहते हैं कि जब कोई औषधि काम नहीं करती है, फिर उसके पाप कर्म जो है उसका खर्चा करवा रहे हैं, और वो उसको खर्चा करने के बाद ही मरेगा। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। परंतु मेरा जो ये विचार था, ये किसी और तुकबंदी के साथ जुड़ा हुआ है। वो तुकबंदी ये है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम अक्सर पूछते हैं, क्या हुआ जी, क्या हुआ? हाँ वो जी, कहते हैं जी हार्ट अटैक अटैक हुआ था, हो गया। तो वो मर हाँ, गए। या जी वही बात है, मतलब हंसी वाली बात है, सा ना आया ते मर गया। हाँ है जी, जी। हाँ जी, मतलब ये किसी न किसी रोग के साथ जुड़ी हुई मृत्यु है। तो हाँ। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उस रोग की चरम सीमा ही मृत्यु है। तो फिर मृत्यु तो एक रोग हुआ। अब उसका बहाना तो कोई कुछ ना कुछ बनना ही है। अब जो आदमी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है उसका तो कोई रोग नहीं था, नहीं, मतलब वो ये तो भी आपने है ना। रोग से वो सारी स्कीम बाहर, दो स्कीमें आपने बाहर निकाल दी है ना। एक अकस्मात रोग और एक जो हमें माता इनहेरिटेड पिता है। नहीं, हाँ, राकेश राकेश जी, हेरिडिटी ऐसा है। है, देखिए, जन्म और मृत्यु ये कोई व्याधि नहीं है। जन्म और मृत्यु आपके प्रारब्ध के अनुसार अनुसार है, तो इसको आप, मृत्यु को आप रोग नहीं कह सकते। मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, रोग के कारण से भी हो सकती है, जैसे कोई प्राकृतिक रीजन भी हो सकता है, वैसे किसी भी कारण से हो सकती है। और कई बार आदमी को कुछ भी नहीं है, चलता चलता ही वैसे ही वो गिर गया। इट्स ए क्वेश्चन दैट हिज एंड पॉइंट हैड कम, so यस, he can meet the end point due to any reason, and that reason depends upon his past karmas. वेरी ट्रू, बिल्कुल। वेरी ट्रू। नहीं नहीं, तभी तो मैंने हम आपको इसका जवाब रामायण से दे देते हैं। भरत अति भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ। ये ब, ये ब्रह्मा जी का सारा खेल है। उमा दारू ज्योतिष की न्यायी, सभी नचावत राम गुसाई। गुसाई। तो इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो बाकी, लेकिन वो आयुर्वेद में एक बात खास वो कहते हैं, उन्होंने एक शब्द, मुझे वो बहुत शब्द बहुत अच्छा लगता है, व्ययस्थापन। कि आप आंवला खाएंगे तो आपका व्यय स्थापन होगा, आपकी उम्र लंबी होगी। तो तो जो ज्योतिषी हैं उन्होंने तो आपकी उम्र फिक्स कर रखी है। वो कब कहता है कि जी, वो तो कहता है जी मार्च के महीने में ये बंदा चला जाएगा, तो बंदा मरता नहीं है। अब क्या किया जाए उसका, उसका वो कहते हैं नहीं, व्यय स्थापन। और एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने ये इन किताबों को पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे बहुत, शुरू में जब मैंने सुश्रुत की पढ़नी शुरू की, क्योंकि सुश्रुत जो थे वो तो सर्जन थे, तो उन्होंने देखा था कि जब आपने कोई ऑपरेशन करना है तो आपने एस्ट्रोनॉमिकल, कौन सा स्टार कहाँ है क्या, ये देख के करना है। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है? फिर क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो उसका कारण ये है कि जब फलाने नक्षत्र में, क्योंकि हमारे घर में तो ये बातें आम होती रहती थी गांव वगैरह में, कि जी अब ये नक्षत्र आ गया, अब भवक्कड़ आ जाएंगे, अब ये हो गया। फिर मुझे समझ आया कि जो आपने सर्जिकल ऑपरेशन करना है वो आप बहुत क्लीन सैनिटेशन में करना चाहते हैं, मतलब हाइजीनिक होनी चाहिए। तो अगर भवक्कड़ आएंगे तो ऑपरेशन तो आपका ठीक होगा ही नहीं। तो इसीलिए वो, उन्होंने, जो पुराने लोग थे,
उनको ये भी पता था कि शेर अभी जंगल में मत जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पे शेर पानी पीते हैं, इस टाइम पे वो ये सब पानी पीते हैं, तो आपको मना करते थे। तो कहते थे जी दिशाशूल लगा हुआ है, अब आपने नहीं जाना है। उसका दिशाशूल का लिंक इन चीजों से था। तो इससे फिर मुझे बड़ा मैंने सोचा कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि अभी तो होता है वो अपने ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो वो तो बेचारे दरख्त के नीचे मेरा ख्याल है एक चादर बिछा के करते होंगे। तो उसमें तो क्या होगा, फिर कुटिया में तो कीड़े मकोड़े सब आते हैं, तो वो उतनी हाइजेनिक सिचुएशन नहीं हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने इस बात का भी दिया हुआ कि जब इस नक्षत्र में हो तो आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे समापन करने के बाद मैं एक चर्चा रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि अब अगली दफा इसको क्या मोड़ दिया जाए, अपने इस कार्यक्रम को। ब्रिज जी आप ले सकेंगे, या देवेंद्र जी आप, या राजेश जी आप? आई थिंक ब्रिज जी को दीजिए, उन्होंने किया हुआ है रामायण का, कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बीच बीच में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ब्रिज जी को रिक्वेस्ट है कि वो अपना सेशन शुरू किया जाए। नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो है इसमें टेक ओवर मतलब कंटिन्यू कर सकता हूँ। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स आई विल चूज माई सेल्फ बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। दैट्स राइट। और आई वुड लाइक टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव दिस टाइम। ये ठीक है। यस। कि जो है कि जैसे अभी अगर आप इजाज़त देंगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम से फर्स्ट सेशन विल बी जस्ट एन इंटरेक्शन टू नो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम माय टॉक्स। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत। अगर उसके सभी को, बेसिस पर फिर देन वी कैन डिसाइड कि जो मेरे माइंड में दो तीन टॉपिक्स हैं जिस पर हम्म। रामायण रामायण ऐसा है कि रामायण तो एक स्टोरी तो सबको पता है। और रामायण का जो एक प्रवचन है वो तभी थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर कोई चौपाइयों को ढंग ढंग से गा कर पढ़ सके, जो काबिलियत मेरे में नहीं है। मैं उसको बिना चौपाइयों के उसमें जो, और मेरा जो फोकस जो रहेगा वो बेसिकली स्टोरी पर या रामायण की कहानी पर ना जाकर उसके उसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है तुलसीदास के रामायण में, वो जो है कि मेरी जो मैंने जो बुक भी पब्लिश की है उसमें भी वही पर उसी पर ज़्यादा ध्यान मैंने दिया है। पर वो सारा जो नॉलेज जो रामायण में है वो पूरा का पूरा बेसिकली गीता वाला ही नॉलेज है। वो तुलसीदास जी ने अपने ढंग से हम्म। बड़ी सरल भाषा में और उस हिसाब से समझाया है, बट बेसिक जो है वो सबका सब सेम है। तो मैं अभी नेक्स्ट सेशन में हम वी विल हैव ए लिटिल इंटरेक्टिव सेशन। उसके बाद बेसिकली जो आगे कंटिन्यू करते हुए कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी गीता से सीखा है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको व्यवहार में लाएं, ताकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें टू बिकम ए बेटर पर्सन। तो उसमें भी मतलब एंड दैट ऑल विल बी बेस्ड ऑन ए टेक्स्ट with a proper sequence and with proper translation everything. So that's what I was thinking. तो मे बी अभी जैसे नेक्स्ट सेशन मेरे ख्याल में अप्रैल में आएगा, तो उसमें वी कैन जस्ट फर्स्ट हैव इंटरेक्टिव सेशन एंड देन वी कैन डिसाइड। और देखिए ऐसा है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो हमारा जो जो शास्त्र है, जो हमारा सनातन धर्म है, इतना वास्ट नॉलेज है, इतने इसमें ज्ञान भरा हुआ है कि आप इसके ऊपर वर्षों वर्षों तक बोलते रहें, समझते रहें, उसका कोई अंत नहीं है। पर उसको एक ऐसे फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में और संक्षेप के अंदर और सरल तरीके से मैं जो चाहता हूँ उसके बेसिस के ऊपर, तो वो हम कर सकते हैं। और उसको हम साइंटिफिकली भी मतलब एवरीथिंग इज बेसिकली जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारे वेदांत में, उपनिषदों में, वेदों में, ये जितने भी शास्त्र हैं वो कभी भी आपको मतलब ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं कहते। कहीं भी आपको
अंधविश्वास, फैनेटिज्म नहीं कहीं भी आएगा उसमें। सब बोलते हैं, पर अपने विवेक से जो भी आपको ठीक लगे उसी के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको अपने कर्म, अपना जीवन कैसे जीना है। तो वही जो है कि अब उसके ऊपर मतलब कई लेक्चर दिए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं कई सालों से ये सब कर रहा हूँ, तो और तो कर सकते हैं मेरे को। अगर अगर देवेंद्र जी कुछ करना चाहें, राजेश जी कुछ भी, तो बीच में तो वो ठीक है। पर जैसे आपका हुक्म होगा राकेश जी, तो देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ ब्रिज जी जी, जो देवेंद्र भी जी, आप करेंगे सिर माथे पर सुनने का बहुत अच्छा लगेगा, मैं क्योंकि 1.5 साल से, 2.25 साल से आपका सुन रहे हैं, और फिर बाद में भीम जी ने कुछ सेशंस किए हैं। ये तो आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है। जो आप करेंगे आपके सुनेंगे जरूर। तो और और मैं मेरा तो ये भी चाहूँगा कि जो अभी मेरी बुक जो टॉक्स जो पब्लिश हो रही हैं 2 वॉल्यूम्स के अंदर, तो वो सब के सब डिजिटल प्रिंट, वो घर में एज ए रेफरेंस रखने का बहुत उसका एडवांटेज है। उसको आप कभी भी रेफर कर सकते हैं। जो टॉक्स हैं उनको कई बार सुनने में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा श्लोक किस जगह पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अगर बुक फॉर्म में, क्योंकि गीता जो है एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए, एंड इवन बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी, कभी कई बार आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हर एक के लिए जो है कि बेसिकली कोई ना कोई श्लोक है जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर आप उसी को रेफर करेंगे इमीडिएटली, तो वो बहुत आपके लिए जो एक जीवन की जो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो आपको धीरे धीरे आप उसमें पार पा सकेंगे। तो वो जल्दी ही मेरी ये बुक पब्लिश हो जाएगी, तो आपको मैं बताऊँ। वो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिश इट ऑन अमेजोन और समथिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट डिजिटल प्रिंट्स एंड ई बुक, so we will just see that. थैंक यू ब्रिज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने हमारी ये निवेदन स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि हमें 2 पहिए मिले हैं आगे चलने के। एक तो ज्ञान का पहिया, एक ये हमारे कार्यक्रम की जो कंटिन्यूटी बनती है, इससे हमें बहुत सुकून, सुख और खुशी मिलती है। तो सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए। और मेरी ये निवेदन रहेगा कि अगली दफा हम सभी कम से कम 5-7